नीति आयोग। आज हम आर्किटेक्टिंग इंडियन फेडरलिज्म द नीति आयोग फ्रेमवर्क के विश्लेषण की गहराई में उतरेंगे। ये बहुत ही शानदार स्रोत सामग्री है। हाँ, और हमारा मिशन एकदम स्पष्ट है। परीक्षा की तैयारी करने वाले हर छात्र के लिए इस चर्चा के हर एक मिनट को कीमती बनाना है। कोई फालतू कहानी नहीं, सिर्फ तथ्य। बिल्कुल सिर्फ तथ्य। हम उन वर्षों और परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले सवालों यानी PYQ पर सीधा वार करेंगे, जो अक्सर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो चलिए सीधे इसके उद्गम से शुरू करते हैं। यह एक बेहतरीन अप्रोच है। देखिए, परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो नीति आयोग केवल एक टॉपिक नहीं है, यह सवालों की एक पूरी खदान है। हाँ, बिल्कुल। यह समझने से पहले कि यह संस्था आज क्या कर रही है, हमें यह समझना होगा कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी और इसने किसकी जगह ली। सही कहा। तो तारीख थी 1 जनवरी 2015। इसी दिन नीति आयोग की स्थापना हुई और इसने 1950 में बने प्लानिंग कमीशन यानी योजना आयोग का स्थान लिया। और ये PYQ के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, अक्सर साल पूछ लिया जाता है। हाँ, 2015। अब यहाँ एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव हुआ था। योजना आयोग का जो काम करने का तरीका था वो टॉप डाउन था, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। हाँ, यानी दिल्ली के किसी वातानुकूलित कमरे में बैठकर नीतियां बनती थीं और उन्हें पूरे देश पर ऊपर से नीचे की तरफ थोप दिया जाता था। और यही योजना आयोग की सबसे बड़ी विफलता छिपी थी। जरा सोचिए, केरल की भौगोलिक स्थिति, वहां की साक्षरता दर और स्वास्थ्य चुनौतियां, वो तो हिमाचल प्रदेश या बिहार से बिल्कुल अलग है। बिल्कुल अलग हैं। तो ऐसे में एक वन साइज फिट्स ऑल यानी सब पर एक ही पैमाना लागू करने वाली रणनीति कैसे काम कर सकती है? नहीं कर सकती। जो कृषि नीति पंजाब के लिए वरदान है, वो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक हो सकती है। तो इसी वजह से नीति आयोग ने इस टॉप डाउन अप्रोच को बॉटम अप अप्रोच में बदल दिया। हाँ, नीचे से ऊपर की तरफ। हाँ, मतलब अब योजनाएं थोपी नहीं जाएंगी, बल्कि जमीनी स्तर की जरूरतों के हिसाब से ऊपर की तरफ जाएंगी। लेकिन परीक्षा के लिहाज से इसका जो स्वरूप है वो सबसे ज्यादा उलझाता है। बिल्कुल, इसका स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। जी। ये एक गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक निकाय है। मैं चाहती हूँ कि हम इस पर थोड़ा रुके, क्योंकि ये हर साल प्रीलिम्स परीक्षा का जाल बनता है। इन दोनों भारी भरकम शब्दों का असल मतलब क्या है? देखिए, ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है, इसे ध्यान से समझना चाहिए। जब हम कहते हैं कि ये गैर संवैधानिक है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि भारत के मूल संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका कोई जिक्र नहीं है। जैसे चुनाव आयोग का जिक्र है, हाँ, या वित्त आयोग का जिक्र है, वैसा नीति आयोग का नहीं है। संविधान में इसका कोई नामो निशान नहीं। अच्छा, ठीक है, गैर संवैधानिक तो समझ आ गया, लेकिन ये गैर वैधानिक यानी नॉन स्टैट्यूटरी का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इसे बनाने के लिए संसद में कोई कानून या बिल भी पास नहीं किया गया। मतलब कोई एक्ट नहीं है। कोई एक्ट नहीं है। मान लीजिए जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, वो एक कानून के जरिए बनाए, संसद ने बिल पास किया था, इसलिए वो वैधानिक है। समझ गई। लेकिन नीति आयोग सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय मंत्रिमंडल यानी कैबिनेट के कार्यकारी प्रस्ताव से बनाए, बस एक रेजोल्यूशन पास हुआ और बन गया। तो इसे हम सरकार का एक थिंक टैंक कह सकते हैं, जो विशुद्ध रूप से विचारों और रणनीतियों पर काम करता है। बिल्कुल, थिंक टैंक ही इसका सबसे सही विवरण है। अगर मैं इसे थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करूं तो ये किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड जैसा है। अरे वाह, ये बहुत अच्छा उदाहरण है ना? वो बोर्ड जो कंपनी के भविष्य का विजन तय करता है, बेहतरीन रणनीतियां बनाता है, लेकिन कंपनी का बैंक अकाउंट या चेकबुक उसके हाथ में नहीं होती। एकदम सटीक एनालॉजी है। पैसा बांटने की कोई शक्ति इसके पास नहीं है, ये सिर्फ दिमाग का काम करता है। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा सवाल आ रहा है, और ये सवाल सीधा नीति आयोग की संरचना यानी उसके स्ट्रक्चर से जुड़ा है। पूछिए। हमने पढ़ा है कि इसके अध्यक्ष हमेशा देश के प्रधानमंत्री होते हैं, एक उपाध्यक्ष होता है जिसे प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं, और एक CEO के साथ कुछ पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य होते हैं। हाँ, ये तो इसका कोर थिंक टैंक हो गया। बिल्कुल, लेकिन असली खेल तो गवर्निंग काउंसिल से शुरू होता है ना? जी हाँ, गवर्निंग काउंसिल परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा PYQ फेवरेट हिस्सा है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। और मेरा सवाल यहीं पर है, अगर नीति आयोग राज्यों को कोई पैसा नहीं दे सकता, कोई फंड नहीं बांट सकता, तो फिर
कोई भी मुख्यमंत्री, खासकर विपक्ष का मुख्यमंत्री, हाँ, खासकर विपक्ष का मुख्यमंत्री इस गवर्निंग काउंसिल के बैठक में क्यों जाएगा? उनके लिए इसमें क्या इंसेंटिव है? परीक्षा के लिहाज से ये गवर्निंग काउंसिल इतनी अहम क्यों है? बहुत ही शानदार ऑब्जर्वेशन है आपका। और यहीं पर सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की असली राजनीति और कूटनीति काम करती है। अच्छा, कैसे? देखिए, भले ही नीति आयोग सीधे तौर पर चेक काट कर नहीं देता, लेकिन वो जो राष्ट्रीय नीतियां बनाता है, वही नीतियां आगे चलकर मंत्रालयों के फंड आवंटन का आधार बनती हैं। ओह, तो मतलब नीतियां ही तय करती हैं कि पैसा कहाँ जाएगा। बिल्कुल। जब एक मुख्यमंत्री उस मेज पर बैठता है जहां सीधे प्रधानमंत्री मौजूद हैं, तो वो टीम इंडिया का हिस्सा बन जाता है। वो अपने राज्य की विशिष्ट समस्याओं को सीधे राष्ट्रीय पटल पर रख सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये सिर्फ कागजों पर चलने वाला संवाद नहीं है, ये असल में काम करने वाला ढांचा है जहां केंद्र और राज्य एक साथ मिलकर देश का विजन तैयार करते हैं। मतलब ये वो महापंचायत है जहां अगर आप नहीं बैठे तो आप राष्ट्रीय विकास की दिशा तय करने से चूक जाएंगे। एकदम सही कहा आपने। ये तो हुई सहयोग की बात, लेकिन जो जानकारी हम विश्लेषित कर रहे हैं उसमें एक और शब्द का बड़ा जिक्र है, प्रतिस्पर्धी संघवाद यानी कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा पिलर है। ये मुझे थोड़ा विरोधाभासी लगता है। एक ही संस्था एक ही समय में राज्यों से कह रही है कि सहयोग करो और दूसरी तरफ कह रही है कि आपस में प्रतिस्पर्धा करो। यही तो नीति आयोग का मास्टर स्ट्रोक है। इसे एक दोहरे इंजन की तरह समझिए। नीति बनाने में सहयोग है, लेकिन उस नीति को जमीन पर लागू करने में प्रतिस्पर्धा है। अच्छा, लागू करने में प्रतिस्पर्धा। हाँ, और नीति आयोग ये प्रतिस्पर्धा पहला कैसे करता है? डेटा के जरिए। वो जो अलग-अलग इंडेक्स या सूचकांक निकाले जाते हैं, मैंने डेटा हाइलाइट सेक्शन में देखा था। बिल्कुल, जैसे एसडीजी इंडिया इंडेक्स और हेल्थ इंडेक्स। जब नीति आयोग ये हेल्थ इंडेक्स निकालता है तो वो पूरे देश का डेटा एनालाइज करके एक रैंकिंग जारी करता है कि स्वास्थ्य सेवाओं के मामले में कौन सा राज्य टॉप पर है और कौन सा सबसे नीचे। हाँ, अब मैं समझ रही हूँ कि ये काम कैसे करता है। ये एक तरह का नेमिंग एंड शेमिंग है। हाँ, लेकिन बहुत ही रणनीतिक तरीके से। बिल्कुल, कोई भी मुख्यमंत्री ये नहीं चाहेगा कि उसका राज्य इंडेक्स में सबसे नीचे दिखे। कभी नहीं, क्योंकि जैसे ही वो राज्य लिस्ट में नीचे आएगा, वहां का विपक्ष और मीडिया उस रिपोर्ट कार्ड को लेकर मुख्यमंत्री पर टूट पड़ेगा। तो बिना एक भी रुपया खर्च किए या बिना कोई आदेश थोपे नीति आयोग ने सिर्फ एक डेटा रिपोर्ट के जरिए राज्य सरकार पर विकास करने का राजनीतिक दबाव बना दिया। एकदम सही पकड़े हैं। देखिए, आज के समय का सबसे बड़ा हथियार है। और इसी तरह की एक और बहुत ही अहम पहल है आकांक्षी जिला कार्यक्रम, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। हाँ, ये भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहले क्या होता था कि हम राज्यों के औसत विकास को देखते थे, मतलब पूरे राज्य का एवरेज। हाँ, एक राज्य अमीर हो सकता है, लेकिन उसके अंदर कुछ जिले बहुत ही पिछड़े हो सकते हैं। तो नीति आयोग ने राज्यों को छोड़िए सीधे देश के उन 112 सबसे पिछड़े जिलों की पहचान की जो विकास की दौड़ में पीछे छूट गए थे। 112 जिले, ये नंबर परीक्षार्थियों को याद रखना चाहिए। बिल्कुल। और फिर उन जिलों के बीच विकास की एक होड़ लगा दी, उनके कलेक्टर्स के बीच प्रतिस्पर्धा करा दी। यानी फोकस को राज्य स्तर से घटाकर सीधा जिला स्तर पर ले आए। और ये बॉटम अप अप्रोच का सबसे बेहतरीन उदाहरण है। सही बात है। इसके अलावा इनोवेशन को लेकर भी अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहल का जिक्र है। हाँ, AIM, क्योंकि नीति आयोग का काम सिर्फ आज की आग बुझाना नहीं है। अटल इनोवेशन मिशन के जरिए स्कूलों में टिंकरिंग लैब बनाए जा रहे हैं, जहां बच्चे नए नए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। इसका मकसद ये है कि भारत सिर्फ वर्तमान के झटके ना सहे, बल्कि भविष्य की तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोटिक्स के लिए अगली पीढ़ी को तैयार करे। ये उनकी दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। तो नीति निर्माण करना, राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कराना और भविष्य के लिए इनोवेशन को बढ़ावा देना, ये सब इसके कोर फंक्शन है। हाँ, यही इसका मुख्य काम है। अब जब हम इस पूरे ढांचे और काम करने के तरीके को समझ चुके हैं, तो चलिए उस हिस्से की तरफ बढ़ते हैं जो परीक्षार्थियों के लिए सच में हाई यील्ड है, जहां से सीधे सवाल बनते हैं। हाँ, द अल्टीमेट एग्जाम कंपैरिजन, जहां परीक्षक सबसे ज्यादा फंसाते हैं।
पहली तुलना, नीति आयोग बनाम योजना आयोग। देखिए, इस तुलना में परीक्षार्थियों को सिर्फ एक लकीर खींचनी है, पैसे की लकीर। पैसे की लकीर। हाँ, योजना आयोग जो 1950 में बना था और नीति आयोग जो 2015 में बना, उनके बीच सबसे बड़ा और मौलिक अंतर यही है कि योजना आयोग के पास मंत्रालयों और राज्यों को निधि का वितरण करने की शक्ति थी। मतलब वो पैसा बांटता था। हाँ, जबकि नीति आयोग के पास निधि वितरण का कोई अधिकार नहीं है। अगर मैं इसे एक छात्र के नजरिए से देखूं तो योजना आयोग घर के उस सख्त पिता की तरह था जो तय करता था कि किसको कितनी पॉकेट मनी मिलेगी और वो कैसे खर्च होगी। हाँ, बिल्कुल। जबकि नीति आयोग एक समझदार करियर काउंसलर की तरह है जो आपको सही रास्ता दिखाता है, रणनीति बनाता है, लेकिन आपकी फीस नहीं भरता। बहुत ही शानदार उदाहरण है ये। और यही बात हमें दूसरी सबसे उलझाने वाली तुलना की तरफ ले जाती है, नीति आयोग बनाम वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन। हाँ, ये भी बहुत कंफ्यूज करता है क्योंकि दोनों के नाम में आयोग है और दोनों देश की अर्थव्यवस्था से जुड़े हैं। लेकिन दोनों की प्रकृति जमीन आसमान की तरह अलग है। वो कैसे? आर्टिकल 280। हाँ, इसका मुख्य काम ही वित्तीय वितरण है, यानी सरकार जो भी टैक्स वसूलती है उसमें से राज्यों का हिस्सा कितना होगा ये तय करना वित्त आयोग का काम है। और दूसरी तरफ, जैसा कि हमने पहले देखा, नीति आयोग का संविधान के किसी अनुच्छेद से कोई लेना देना नहीं है। वो केवल एक सलाहकारी और थिंक टैंक है। बिल्कुल। तो इसे ऐसे याद रखा जा सकता है कि नीति आयोग दिमाग है जो नीतियां सोचता है और वित्त आयोग शरीर की धमनियां हैं जो उस दिमाग की योजनाओं को जमीन पर जिंदा रखने के लिए जरूरी खून यानी पैसा राज्यों तक पहुंचाता है। बहुत ही सटीक बात कही आपने। परीक्षार्थियों को बस नीति निर्माण और वित्तीय वितरण के बीच की इस स्पष्ट रेखा को हमेशा याद रखना है। नीति आयोग मतलब नो फंड्स, वित्त आयोग मतलब फंड्स का बंटवारा। ये बहुत ही स्पष्ट हो गया। अब इन तुलनाओं के बाद आइए परीक्षा के उन जालों को काटते हैं जो नेगेटिव मार्किंग करवाते हैं। चलिए हमारे मिथक बनाम तथ्य सेक्शन में चलते हैं। ये सेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि परीक्षक अक्सर छात्रों के इंड्यूशन यानी उनके अनुमान के साथ खेलते हैं और छात्र अक्सर उस जाल में फंस जाते हैं। चलिए इन भ्रमों को तोड़ते हैं। सबसे पहला और सबसे आम भ्रम जो छात्रों को होता है वो ये है कि नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। हाँ, ये सबसे बड़ा मिथक है। छात्र सोचते हैं कि अरे देश का प्रधानमंत्री इसका अध्यक्ष है, सारे राज्यों के मुख्यमंत्री इसकी मीटिंग में आते हैं, ये देश का विजन मना रहा है, तो जाहिर है कि ये संवैधानिक ही होगा। और परीक्षक इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाते हैं। ये सत्ता का भ्रम है। हकीकत यह है कि ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक है। सरकार ने जानबूझकर इसे संविधान या कानून के दायरे से बाहर रखा है। अच्छा, ऐसा क्यों? सरकार को इससे क्या फायदा? लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ, संवैधानिक या वैधानिक संस्थानों में कोई भी बदलाव करना हो तो संसद में जाना पड़ता है, 2/3 बहुमत चाहिए होता है, एक बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। हाँ, वो तो है। सरकार एक ऐसा थिंक टैंक चाहती थी जो समय की जरूरतों, नई तकनीकों और वैश्विक बदलावों के हिसाब से तेजी से खुद को ढाल सके, बिना किसी लाल फीताशाही के। समझ गए। इसलिए इसे केवल एक कैबिनेट रिजोल्यूशन से बनाया गया। क्या बात है। इसके पीछे का ये तर्क समझने के बाद अब कोई छात्र ये गलती नहीं करेगा। दूसरा बड़ा मिथक ये है कि नीति आयोग राज्यों को उनके विकास के लिए धन या फंड बांटता है। छात्र इसे योजना आयोग का उत्तराधिकारी मानकर ये गलती कर बैठते हैं। हाँ, क्योंकि नाम बहुत भारी है, लेकिन जैसा हमने बार बार स्पष्ट किया, इसके पास तिजोरी की चाबी नहीं है। बिल्कुल, शक्ति इसके विचारों और इसके द्वारा जारी किए गए डेटा में है, तिजोरी में नहीं। ये सिर्फ सलाह देता है। और तीसरा मिथक जो अक्सर स्टेटमेंट आधारित सवालों में आ जाता है कि योजना आयोग और नीति आयोग वर्तमान में साथ साथ काम कर रहे हैं या योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। ये भी एक बहुत बड़ा ट्रैप है। 2015 में नीति आयोग ने योजना आयोग को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया है। मतलब योजना आयोग का अस्तित्व अब जड़ से समाप्त हो चुका है। बिल्कुल, ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, ये टॉप डाउन से बॉटम अप की पूरी कार्यप्रणाली का बदलाव था। तो चर्चा को समेटने से पहले आइए इस पूरे विश्लेषण को एक छोटी सी चीट शीट में बदल देते हैं, हमारा रैपिड रिवीजन समरी। बिल्कुल। अगर किसी परीक्षार्थी को एग्जाम हॉल में जाने से पहले सिर्फ 5 चीजें याद रखनी हो
तो वो क्या होंगी? चलिए इस रैपिड रिवीजन को एक तार्किक क्रम में लगाते हैं। पहला पॉइंट, इसका जन्म 1 जनवरी 2015 को हुआ, जिसने योजना आयोग को खत्म किया। ठीक है। दूसरा पॉइंट, संरचना के स्तर पर प्रधानमंत्री इसके हमेशा अध्यक्ष होते हैं और राज्यों की आवाज गवर्निंग काउंसिल के जरिए शामिल होती है। तीसरा, इसका कानूनी स्वरूप शून्य है। ये पूरी तरह से गैर संवैधानिक और गैर वैधानिक कार्यकारी थिंक टैंक है। चौथा, इसका मूल मंत्र बॉटम अप अप्रोच है और ये 2 पहियों पर चलता है। पहला, सहकारी संघवाद, जहां मिलकर नीतियां बनती हैं, और दूसरा, प्रतिस्पर्धी संघवाद, जहां इंडेक्स और रिपोर्ट कार्ड के जरिए राज्यों में होड़ लगाई जाती है। और पांचवा, सबसे अहम बिंदु, नीति आयोग नीतियां बनाता है, पैसा नहीं बांटता। वित्तीय बंटवारे का काम संवैधानिक निकाय वित्त आयोग का है। अगर परीक्षार्थी इस चीट शीट और इसके पीछे के क्यों और कैसे को याद रखेंगे, तो प्रीलिम्स हो या मेंस, नीति आयोग का कोई भी सवाल उनसे अछूता नहीं रहेगा। इसमें कोई शक नहीं है। आज